नमस्कार, मिड डे प्राइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा और आइए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से ही शुरुआत करते हैं मिड डे प्राइम की, जहां पर कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बेहतर प्रशासन और सशक्त भारत यानी कि कर्तव्य भवन 3 का जब उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सेंट्रल विस्टा परियोजना का ये हिस्सा है कर्तव्य भवन 3 और आधुनिक शासन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रतीक है कर्तव्य भवन। दक्षता, नवाचार और सहयोग को अब यहां पर बढ़ावा मिलता हुआ साफ तौर पर नजर आएगा। सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है कर्तव्य भवन 3 और जिस तरह से सेंट्रल विस्टा परियोजना आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसी का एक बहुत ही शानदार उदाहरण पेश करता है। आधुनिक शासन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रतीक के रूप में इसे हमेशा याद किया जाएगा। दक्षता, नवाचार और सहयोग को साफ तौर पर बढ़ावा देता हुआ नजर आ रहा है और जो व्यापक प्रशासनिक सुधार के एजेंडे के साथ यहां पर मोदी सरकार आगे बढ़ रही है, उसका भी ये प्रतीक है। प्रशासनिक प्रक्रियाओं को कैसे सुव्यवस्थित करना है, उसकी झलक पेश करेगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस है पूरी तरह से ये कर्तव्य पथ पर स्थित कर्तव्य भवन। इस भवन निर्माण के लिए रिसाइकिल की गई निर्माण सामग्रियों का व्यापक रूप में इस्तेमाल किया गया है। ऊर्जा दक्षता और जल प्रबंधन पर भी व्यापक जोर रहा इसके निर्माण में। नई दिल्ली में कर्तव्य भवन 3 का यहां पर उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इसका उद्घाटन किया, उसकी तस्वीरें हम देख सकते हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर और तमाम कैसे ये परियोजना आगे बढ़ी, क्या कुछ इसके विभिन्न चरण रहे, उस बारे में जानकारी भी हासिल करते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर पर दिख रहे हैं। यहाँ पर कर्तव्य नाम है, यानी कि अधिकार से ज्यादा बात हो रही है जिम्मेदारी की। जिस मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की बात लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, जो नया भारत है जहां पर जो अपनी क्षमताओं को हम मौजूदा मांग के हिसाब से जो दूरी है दोनों के बीच, उसे कम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कैसे हमारी प्रशासनिक जो तमाम प्रक्रियाएं हैं उनको और भी सुव्यवस्थित करता हुआ साफ तौर पर नजर आएगा ये भवन। और ना सिर्फ इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसका निर्माण किया गया है, बल्कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए भी कठोर कदम इसमें उठाए गए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भवन का निर्माण करने वाले श्रमिकों से भी बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भवन परिसर में एक पौधा भी लगाया। तो जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इस वक्त बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसका महत्वपूर्ण हिस्सा है कर्तव्य भवन 3। शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। शैलेंद्र, जिस तरह से एक नए भारत की तस्वीर ये इमारत पेश करती हुई नजर आती है, हम अपने कार्यालयों की बेहतर कामकाज की बात करें, बेहतर समन्वय की बात करें, तो यकीनन कर्तव्य भवन एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। किस तरह से इसकी जो पूरा निर्माण का जो पूरा एक सफर रहा, विभिन्न पड़ाव रहे जिनकी झलक यहाँ पर प्रधानमंत्री को भी पेश की गई, विभिन्न चरणों की, विभिन्न पड़ावों की, किस तरह से हम उसे देख रहे हैं। हम उसे रोज बनते हुए देखते हैं जब भी हम ऑफिस आते हैं, लेकिन किस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को, पूरे इस जर्नी को समझते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? जी देखिए जया, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आधुनिक भारत है, जो आगे बढ़ता हुआ भारत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, वो ये दिखाता है कि चुनौतियां कोई भी हो, हम जिन लक्ष्यों को सामने रखते हैं उसे तय समय पर या फिर जितना संभव हो उतने जल्दी पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो ये कर्तव्य भवन भी उसी का एक उदाहरण है। सेंट्रल विस्टा परियोजना का जो हिस्सा है, आपने इस बात का जिक्र भी किया। आज 3 आप महत्वपूर्ण बातें देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रमिकों से मुलाकात की, पौधा लगाया और इस भवन का नाम है कर्तव्य भवन। देखिए, जब राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रखा गया था और उसके बाद से आप देखें कि लगातार एक के बाद एक कदम उठाए गए, जिससे जो एक संकेत तो दिया ही गया और साथ ही साथ एक मानसिकता बदले, जिसमें हम कर्तव्य बोध को आगे रखकर लोग अपनी जिम्मेदारियों के बारे में ज़्यादा जागरूक हों कि उनकी क्या जिम्मेदारी है। तो ये भवन का नाम भी इस तरफ इशारा करता है और आधुनिक और विकसित भारत के लिए हमारी जो ज़रूरतें हैं, उसके लिए सभी मंत्रालयों का कामकाज बेहतर तरीके से ज़्यादा अधिक समन्वय के साथ हो, आधुनिक सुविधाएं हो, सभी एक भवन के या फिर आसपास के भवन के नीचे हो, ऊपर नीचे फ्लोर आप देखें
कि विभिन्न मंत्रालयों का काम काज अब इस कर्तव्य भवन 3 से शुरू हो रहा है, तो ये अपने आप में दिखाता है कि हमारा जो आधुनिक भारत है वो उसकी दिशा क्या है, जो अपने आधुनिक केंद्रीय कार्यालयों के जरिए देश भर में योजनाओं को सफलतापूर्वक तेज तरीके से, त्वरित तरीके से विभिन्न मंत्रालयों के बेहतर समन्वय के साथ लागू करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पौधा लगाकर बहुत स्पष्ट संकेत दे ही दिए हैं कि पर्यावरण को लेकर हम कितने जागरूक हैं। हर भवन में, हर बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में हम इस बात का बखूबी ध्यान रख रहे हैं पूरी तरह से। इसलिए हरित बिल्डिंग बनाई गई है और श्रमिकों का सम्मान हमने पहले भी देखा है, काशी में या तमाम जगहों पर जब कोई बड़ा, आप देखें संसद भवन परिसर जब नया बना था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां काम कर रहे श्रमिकों से मुलाकात की थी और वो तस्वीरें आपको याद होगी, देश दुनिया ने देखी थी। और आज जब ये कर्तव्य भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है तो उन्होंने इसमें काम कर रहे श्रमिकों से मुलाकात की है। तो श्रमेव जयते जो हमारी नीति है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, जो श्रमिकों के कल्याण की ओर जो आगे बढ़ा जा रहा है, उसका भी एक उदाहरण है और वो भी एक संकेत है। तो निश्चित तौर पर आज एक तरह से एक इतिहास लिखा गया है जब कर्तव्य भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। बिल्कुल, और जिस तरह से इसका निर्माण किया गया है इस पूरी इमारत का, वो सबके लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है कि कैसे टेक्नोलॉजी, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए भी जब हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री का विजन है कि विकास भी और पर्यावरण भी, तो कैसे उनका जो बहुत ही बेहतरीन समन्वय हम देख रहे हैं। यकीनन इस वक्त देश में जितनी भी इमारतें बन रही हैं उसके लिए एक बहुत बेहतरीन नज़ीर ये पेश करता नजर आएगा। जय, देखिए दिल्ली हमारी राजधानी है, देश की राजधानी है और वहां पर ऐसी आधुनिक सुख सुविधाएं हो, उस दिशा में तमाम कदम उठाए गए हैं। देखिए दुनिया की जो अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हो, उसके लिए यहाँ पर आप देखिए यशोभूमि जो बनाया गया द्वारका के पास, आप भारत मंडपम का निर्माण देखें किस तरह से वो किया गया, और अब कर्तव्य भवन। तो दरअसल जो हमारे मंत्रालय हैं वो एक जगह से काम करें, बेहतर तरीके से काम करें, उसके लिए ये कदम सेंट्रल विस्टा परियोजना के अंतर्गत उठाया गया है। और इस भवन का निर्माण अपने आप में बताता है कि हम दुनिया के आधुनिकतम तकनीक से भवनों का निर्माण करने में सक्षम हैं। हम हरित बिल्डिंग बनाते हैं, हम अपनी भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जो भवन बनाते हैं वो अपनी ऊर्जा जरूरतों का भी ध्यान रखता है, बेहतर जल प्रबंधन होता है, पर्यावरण के लिहाज से अनुकूल होता है। तो इस श्रेष्ठतम उदाहरण है कर्तव्य भवन, एक तरह से कह सकते हैं, या फिर जो आधुनिक भवन बन रहे हैं दिल्ली में, सरकारी भवन, तमाम एक तरह से देखें भविष्य की जरूरतों को समझते हुए। तो दुनिया देख रही है कि भारत न केवल आगे बढ़ रहा है, न केवल भविष्य की अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा है, बल्कि दुनिया को एक रास्ता दिखा रहा है कि उसके आधुनिक भवन कैसे हो सकते हैं, कैसे उसकी ऊर्जा जरूरतें उसी भवन से पूरी हो सकती हैं, कैसे उसका जल प्रबंधन हो सकता है, कैसे उस कार्यालय में काम करने वाले जो लोग हैं, जो सरकारी कर्मचारी, अगर यहाँ कर्तव्य भवन की बात करें तो यहाँ पर या अधिकारी, वो कैसे बेहतर तरीके से काम करें, उनकी कार्यदक्षता बढ़े, उसके लिए क्या कुछ जरूरी है, क्या सुविधाएं जरूरी है, उसको सबको ध्यान में रखते हुए ये डिजाइन तैयार की गई है। और इसीलिए आप देखें कि ये एक बेहतर भवन का निर्माण किया गया। बिल्कुल। और शैलेंद्र, एक ही भवन में, एक ही बिल्डिंग में विभिन्न मंत्रालय अलग अलग तल पे काम करते हुए नजर आएंगे। यकीनन हम कह सकते हैं कि एक क्रांतिकारी बदलाव आएगा। किस तरह से हमारे विभिन्न मंत्रालय इस वक्त काम कर रहे हैं, जनता की बेहतर पहुंच की बात हो, बेहतर सुविधाओं की बात हो और जिम्मेदारी और जवाबदेही की बात हो। जय, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक नीति रही है कि एक भी दिन जाया न हो, बर्बाद न हो। जहां तक योजनाओं को अमली जामना चाहने का सवाल है, जमीन पर उतारने का सवाल है, योजनाओं को लागू करने का सवाल है, आज ही उद्घाटन हुआ है और आप देखें कि इस भवन में कामकाज शुरू हो, ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर दिया गया है। हम जानते हैं कि गृह मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय, DOPT सहित कई अहम मंत्रालयों का कामकाज इस भवन से होना, और भविष्य में जो अन्य भवन तैयार होंगे उसमें भी हम देखेंगे कि तमाम मंत्रालयों का कामकाज शिफ्ट होगा। तो निश्चित तौर पर त्वरित गति से काम हो, तेज गति से काम हो,
बेहतर समन्वय के साथ काम हो विभिन्न मंत्रालयों में, क्योंकि कई बार आप देखें कि ऐसी कई योजनाओं में जरूरत पड़ती है कि विभिन्न मंत्रालयों के बीच तालमेल होता है, वो और बेहतर तरीके से हो, कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए आवाजाही आसान हो। हम जानते हैं कि विभिन्न मंत्रालयों के मंत्री भी यहाँ पर बैठेंगे, तो वो पूरी व्यवस्था उस लिहाज से डिजाइन की गई है। और निश्चित तौर पर एक उदाहरण के तौर पर राज्यों में जो भवन बनेंगे उनके लिए भी एक उदाहरण है भविष्य के लिए, या दुनिया के लिए उदाहरण है। दुनिया के कई देशों में हमने देखा है कि एकीकृत भवन होते हैं जहाँ पर एक जगह से सचिवालय का कामकाज होता है। तो ये भवन तमाम देशों के लिए भी उदाहरण होगा कि कैसे तमाम केंद्रीय मंत्रालय भारत सरकार के वो एक जगह से काम करने के लिए परिकल्पना की गई और उसे जमीन पर उतारा जा रहा है। बिल्कुल, तो आधुनिक शासन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रतीक के रूप में इसे देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो दक्षता, नवाचार और सहयोग का प्रतीक कर्तव्य भवन 3, जिसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और फिलहाल मिड डे प्राइम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। जब मंगला जी की किडनी का ऑपरेशन हुआ तो पॉलिसी बाजार की टीम ने हॉस्पिटल पहुंचकर 18 लाख रुपए का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। बीमारी में हेल्थ इंश्योरेंस ही काम आएगा। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 360 रुपए महीने से शुरू। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है और मिड डे प्राइम में अब बात करेंगे उत्तराखंड की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उत्तरकाशी के मौजूदा हालातों की जानकारी ली। उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में कल प्राकृतिक आपदा से भारी तबाही हुई। इस गंभीर स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड सरकार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि भारी बारिश और सड़क संपर्क टूट जाने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। मुख्यमंत्री ने उन्हें बताया कि राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। भारतीय वायुसेना का चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर पूरी तरह से तैयार हैं। धामी ने बताया कि कल रात करीब 130 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। ताज़ा जानकारी के अनुसार अब तक इस आपदा में 5 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है। तो सीएम धामी ने राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया। उत्तरकाशी के धराली में आई इस प्राकृतिक आपदा को लेकर युद्ध स्तर पर इस वक्त राहत और बचाव कार्य जारी है। अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और लगातार जो तमाम एजेंसियां हैं वो राहत कार्य में जुटी हुई हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी धराली आपदा की जानकारी ली। उन्होंने उत्तराखंड के सीएम से बात की। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी में स्थिति का जायजा लेने पहुंचे। सीएम धामी ने धराली बाजार, हर्षिल और आसपास के क्षेत्रों में आपदा से हुई क्षति का हवाई सर्वेक्षण किया। ITBP, NDRF, SDRF सहित स्थानीय रेस्क्यू टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। तो उत्तरकाशी के धराली में आई प्राकृतिक आपदा का जायजा लेने पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। बात करें NDRF की, बात करें SDRF की, तमाम एजेंसियां इस वक्त वहां पर राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी स्थित आपदा नियंत्रण कक्ष से राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की। जो हमारा कल धराली की आपदा आई है, उस आपदा में सभी एजेंसियां हमारी वहाँ पर काम कर रही है। सेना के लोग भी काम कर रहे हैं बचाव और राहत के काम में। ITBP भी लगी है, NDRF, SDRF और स्थानीय लोग, सभी लोग आगे आकर, हमारे जनप्रतिनिधि भी, सभी लोग बचाव के काम में लगे हैं। कल लगभग 130 के लगभग लोगों को रात को रेस्क्यू किया गया है और अभी लगातार खोजबीन जारी है। रास्ते में चूँकि काफ़ी ज़्यादा मौसम खराब होने के कारण से अनेक स्थानों पर मार्गों का जो संपर्क है वो कट गया है।
तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में आई तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लापता लोगों की तलाश की जा रही है। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने डीडी न्यूज से बात करते हुए कहा कि स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने शाम तक सभी लापता लोगों के आंकड़े सामने आने की संभावना जताई है। केंद्र उत्तराखंड को जरूरी संसाधन मुहैया करवा रहा है। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अभी की अगर बात की जाए तो क्या खबर मिल रही है, क्या स्थिति वहां पर अभी उत्तरकाशी में है? देखिए, कल से लगातार हम लोग वहां नजर रखे हुए हैं। ऐसी आपदा की कल्पना नहीं की थी जो आपदा वहां देखने को मिली है। वर्षा काल था, वर्षा काल में ये घटना घटित होती हैं, लेकिन ऐसी होगी इसकी कल्पना निश्चित नहीं रहती थी। जो क्षति पहुंची है तो एक कल्पना है कि यात्रा रूट होने के कारण कुछ यात्री निश्चित रूप से वहां रुके होंगे। यात्रा रोक दी गई है। यात्रा का रोकने का जब अनाउंस होता है तो यात्री जिस स्थान पर तो वहीं रुका रहता है। केंद्रीय नेतृत्व से क्या बात हुई है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से अगर बात की जाए? देखिए, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से लगातार माननीय प्रधानमंत्री के संपर्क में है, गृह मंत्री के संपर्क में। कल हमारे सांसद माननीय गृह मंत्री जी मिले थे और मैं तो विश्वासपूर्वक इस बात को कहता ही बहुत जल्दी हम सब चीज का समाधान निकाल पाएंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो बहुत जल्दी इस आपदा से लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा और केंद्रीय नेतृत्व भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। कैमरा पर्सन विक्की राजपूत के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पर नजर बनाए हुए हैं और जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये कल्पना से परे थी जिस तरह की त्रासदी इस वक्त हुई है। और मंगलवार को उत्तरकाशी के धराली गांव में आई भीषण आपदा में कई लोग लापता हैं और 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। प्रभावित इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ की कई टीम उत्तराखंड के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंच रही है। हालांकि बीच में रास्ता कट जाने के कारण धराली पहुंचने में टीम को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एनडीआरएफ के कमांडेंट सुदेश कुमार से बात की संवाददाता नीरज सिंह ने। सुदेश कुमार धराली में एनडीआरएफ के रेस्क्यू को लीड कर रहे हैं। अभी भी प्रतिकूल बने हुए हैं और तमाम जो लोग हैं वो रेस्क्यू करने के लिए पहुंच रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। सुदेश जी, कमांडेंट एनडीआरएफ यहाँ मौजूद हैं अपनी टीम के साथ। सुदेश जी, अभी कितनी बड़ी मुश्किलें वहाँ आ रही हैं पहुँचने में, क्योंकि बीच में रास्ता भी डैमेज हो गया है 70 मीटर के करीब। एनडीआरएफ कब तक पहुँच पाएगी और कितनी टीम आपकी रेस्क्यू में लगेंगी? देखिए, रास्ते तो जगह जगह पर काफ़ी ब्लॉकेज आया हुआ है और बीआरओ वगैरह जो है लगे हुए हैं उसको क्लियर करने में। हमारी 3 टीमें ऑलरेडी जो है उत्तरकाशी से काफ़ी आगे पहुंच चुकी हैं और फुट ट्रैक से भी जो है लोग हमारे ट्राई कर रहे हैं। बाकी 3 टीमें यहाँ पर अवेलेबल हैं हेलीपैड पे, तो वेदर कंडीशन अच्छी होती है तो वहाँ से भी बाकी टीम चली जाएंगी। अच्छा, आप लोगों ने पहले भी इस इलाके में रेस्क्यू किया है। केदारनाथ में जो आपदा आई थी उसके बाद भी कई सारी आपदाओं में आप लोगों ने रेस्क्यू किया। कितनी बड़ी चुनौतियाँ होती हैं इस इलाके में रेस्क्यू करना और कौन कौन से उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, पहाड़ी क्षेत्र होने के साथ जो है रास्ते बार बार बंद होना, उनमें ब्लॉकेज आना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। बारिश आपने देखा, इंसेसेंट बारिश हो रही है, लगातार रुक रुक के बारिश हो रही है, तो ऐसे मौसम में जो है किसी भी प्रकार का ऑपरेशन हो दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती हैं। घटनास्थल पर पहुंचना जो है हमारी प्राथमिकता रहती है। उसके बाद तो जैसे हम लोग पहुंच जाएंगे, हमारे पास हर प्रकार के इक्विपमेंट हमारी टीमों के पास हैं। हमारे पास आप देख पा रहे हैं कैडेवर डॉग्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं। आगे भी हमारे कुछ डॉग्स गए हुए हैं, 4 डॉग्स पहले ही बाकी टीमों में तैनात हैं। तो वहाँ पर पहुँचने के बाद जो जिस प्रकार के चैलेंजेस है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू हमारे ऑपरेशंस होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास सारा सामान है जो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। अभी आप जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पे हैं और आप देखें कि यहाँ वेट कर रहे हैं जो हेलीकॉप्टर है उसका। उसके बाद पहला फोकस क्या रहेगा जैसे ही आप लोग वहाँ पहुँचेंगे? देखिए, पहला फोकस तो यही है कि पूरा इलाके का असेसमेंट होगा। जो भी जानकारी हमें लोकल से जो लेनी होगी उसके बारे में हम लोग कार्रवाई करेंगे। पूरा प्लानिंग तैयार किया जाएगा और सिस्टमेटिक वे में जो है पूरा जो इस ऑपरेशन को चलाया जाएगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुदेश जी। आप ये देखें कि एनडीआरएफ के जो डॉग स्क्वाड हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम उपकरणों के साथ एनडीआरएफ की जो टीम है वो यहाँ मौजूद है और पहला जो प्रयास है वो यही है कि जल्द से जल्द जो धराली है वहाँ पर एनडीआरएफ की टीम पहुँच जाए ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन को और ज़्यादा तेज़ी मिल सके। कैमरामैन सुनील के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, उत्तराखंड।
तो धराली में बादल फटने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन रास्ते खराब होने की वजह से, रास्ता कट जाने की वजह से एनडीआरएफ की टीम को भी वहां पहुंचने में दिक्कत हो रही है। उत्तरकाशी में सभी सरकारी एजेंसियां, विभाग और सेना आपसी समन्वय से राहत एवं बचाव कार्य में लगे हुए हैं। बंद रास्तों को खोला जा रहा है और प्रभावितों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। आईटीबीपी और आर्मी के जवान धराली में बीच गांव में फंसे ग्रामीणों तक पहुंचने के लिए वहां करीब 25 फीट ऊंचे मलबे में रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अस्थायी पुलिया बनाने का प्रयास किया जा रहा है। गांव में करीब 200 लोग भी फंसे हुए हैं। और दिगंबर सिंह बिष्ट उत्तरकाशी से इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिगंबर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या स्थिति है। 25 फीट ऊंचे मलबे की यहां पर बात हो रही है। किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ता नजर आ रहा है? इस वक्त क्या कुछ स्थिति है वहां पर? जी आपको बता दूं, आज सुबह से ही दूसरे दिन रेस्क्यू अभियान शुरू हुआ है। तो सुबह से ही मौसम बिल्कुल खराब था, बरसात हो रही थी, बादल लगे हुए थे। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए हैं, उन्होंने सर्वेक्षण किया, लेकिन वो भटवाड़ी से फिर उनको वापस लौटना पड़ा। तो उन्होंने वहाँ पे उत्तरकाशी में स्मार्ट रूम में सभी अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक के बाद कुछ निर्णय निकले। फिर अभी थोड़ा देर पहले मौसम साफ हुआ है, एक बार फिर मुख्यमंत्री आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने निकले हैं। तो कहीं ना कहीं जो मार्ग की बात की जाए तो मार्ग जो हम लोगों के हम लोग खुद वहाँ पे गए हैं, रास्ते तक गए हैं। लगभग 4 से 5 जगहों पे जो मार्ग है, गंगोत्री नेशनल हाईवे पूरी तरह से वॉश आउट हो चुके हैं। और जो गंगनानी के पास जो आगे नागराजा मंदिर पास एक पुल पड़ता था, पूरी तरह से साफ हो रखा है। वहां से उसको पार कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो मार्ग की बात की जाए तो मार्ग लगभग 3 से 4 दिन इसको खुलने में लगेगा। और वहीं अगर हवाई जहाज की सेवाओं की बात की जाए तो जैसे मौसम खुलता है, जैसे अभी थोड़ा मौसम खुला है, तो हवाई सेवाओं से रेस्क्यू अभियान में तेजी आ सकती है। बिल्कुल, यहाँ दिगंबर बताया जा रहा है कि अभी भी बड़ी संख्या में लोग गांव में फंसे हुए हैं। पूरी तरह से जिस तरह से धराली का बाजार खत्म हो गया, इस वक्त अगर हम ग्राउंड जीरो की बात करें तो क्या कुछ खबरें वहां से आ रही हैं? जी आपको बता दूं, जिस तरह से आपदा आई है, आपदा से तो मार्ग पूरे क्षतिग्रस्त है। वहीं बिजली पानी पूरी कनेक्टिविटी बंद हो चुकी है, मोबाइल टावर बंद हो चुके हैं। कल से ऐसा कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। और जो लोग पैदल निकलना चाह रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी पैदल रास्ते नहीं हो पा रहे हैं। तो अब एक ही जरिया रह चुका है कि आपदाग्रस्त क्षेत्र तक पहुंचने का, कि हवाई जहाज से वहां तक पहुंचा जाए, वहां तक राहत पहुंचाई जाए। तो जिस तरह से जो खबरें आ रही है, जो वहां पे सूचनाएं आ रही है, तो जिस तरह से जो लोग बता रहे हैं, स्थानीय लोग बता रहे हैं कि अभी तक जो लगभग 100 से अधिक लोग जो कि मिसिंग बताए जा रहे हैं, लापता बताए जा रहे हैं। वहीं आर्मी के जो जवान हैं, जवान भी लगभग 9 लोगों को भी लापता बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ये बादल फटा है, बादल फटने से जिस तरह से जो क्षेत्र है पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुका है। और जिस तरह से मौसम भी लगातार करवटें बदल रहा है, और जैसे मौसम खुलता है उस हिसाब से हवाई सेवाओं से आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करके उन तक राहत पहुंचाई जाएगी। दिगंबर, यहाँ पे कौन कौन से इलाके हैं, कौन कौन से जिले हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित इस वक्त नजर आ रहे हैं? यहाँ पर धराली तक पहुंचने का प्रयास विभिन्न एजेंसियों की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन और भी कौन से उसके आसपास के गांव हैं जिनको बहुत ज्यादा क्षति पहुंची है? जी निश्चित ही, जिस तरह से जो घाटी है, ये हर्सिल घाटी कही जाने वाली घाटी है। और इसमें एक ही मार्ग होता है, गंगोत्री नेशनल हाईवे। गंगोत्री नेशनल हाईवे उत्तरकाशी से गंगोत्री तक एक ही हाईवे है। इसमें लगातार बीआरओ, लगभग जब बरसात होती है तो काम लगातार खोलता है, जब बंद होता है। तो कहीं ना कहीं जो एक ही मार्ग होने से जो जगह जगह जो मार्ग जो भूधसाव हुआ है, भूधसाव होने से जो कि मार्ग पूरे वॉश आउट हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं बीआरओ की मशीनें तो लगी हुई है, लेकिन जो पुल की बात की जाए तो पुल बनना इतना आसान नहीं है। लेकिन इसको भी बनाने के लिए लगभग 4 या 5 दिन का समय लग सकता है। तो कहीं ना कहीं जो आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा है वो हवाई सर्वेक्षण से ही, हवाई सेवाओं से ही हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अभी देखा जाए तो अभी जो स्थिति है विकट है, और मौसम करवट लगातार बदल रहा है। तो यही देखा जाए कि अभी जो राहत वहां तक पहुंची जाए तो हवाई सेवाओं से ही वहां पे पहुंची जा सकती है। लेकिन जब जिस तरह से मौसम बना हुआ है, मौसम से यही अनुकूल हो सकता है कि मौसम ठीक हो और वहां पे आपदा राहत वहां पे पहुंचाई जाए। तो वहीं
कहीं अभी मौके पे अभी आर्मी आईटीबीपी लगातार रेस्क्यू अभियान कर रही है, में जुटी हुई है। अभी ये प्रशासन की तौर से ये आंकड़ा नहीं आ पाया कि अभी जो लापता लोग हैं वो टोटल कितने हैं और कितने उसकी आपदा की चपेट में आए। बिल्कुल, यहाँ पर वायुसेना का चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर भी तैयार खड़ा है। जिस तरह से आप बता रहे हो दिग्बीर कि तमाम एजेंसियां यहाँ पर लगी हुई हैं राहत और बचाव कार्य में, और लेकिन मार्ग अवरुद्ध होने की वजह से काफी हद तक मदद वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन अगर हम मौजूदा हालात की बात करें, कितनी कैसे समन्वय देख रहे हैं तमाम एजेंसियों का जो इस वक्त लोगों को राहत पहुंचाने में जुटी हुई है? कल रात भी 100 से ज्यादा लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया है। जी निश्चित ही, जो आज सुबह की बात करें, सुबह हम लोग यहाँ से भटवाड़ी की ओर निकले तो लगभग 2 जगहों पर काफ़ी भूधसाव हो गया था और जो गाड़ियाँ थी वो गाड़ियाँ रुकी हुई थी। एक तो डिटसारी के पास वहाँ पे पूरा वॉश आउट हो रखा है और उसी से आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो लगभग भटवाड़ी और चड़ित्ती के बीच पूरा मार्ग जो पूरा वॉश आउट हो चुका है। उसी से आगे बढ़े तो वहाँ पे पापड़गाड़ में जो भारी मलबा आने से मार्ग पूरा बंद है। वहीं गंगनानी के पास जो पुल है, पुल पूरी तरह से बह गया है। वहीं सुकी टॉप के जो 7 मार्ग हैं उन मार्गों पे मलबा आके जो पूरा मार्ग अवरुद्ध हो रखा है। तो कहीं ना कहीं अभी जो बात की जाए मार्गों की, तो मार्गों से सफर करना, वहां तक पहुंचना मुश्किल होगा। लेकिन हवाई सेवाएं अगर मौसम साथ दे तो हवाई सेवाओं से वहां पे किसी तरह से पहुंचा जा सकता है और आपदा कार्यों में तेजी आ सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दिग्बीर सिंह बिष्ट हम साथ जुड़ने के लिए सीधे ग्राउंड जीरो से उत्तरकाशी से। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, पुल बह गए हैं, लेकिन फिर भी तमाम एजेंसियाँ जुटी हुई हैं राहत और बचाव कार्य के तहत आगे बढ़ने की और जो फंसे हुए लोग हैं उन्हें वहाँ से बाहर निकालने की। और आइए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम मॉनसून सत्र की, जिसके 13वें दिन भी संसद में विपक्ष का हंगामा जारी है। आज राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने पर दिवंगत पूर्व सांसद सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि दी गई। विपक्ष ने बिहार में SIR के मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया और इस पर राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही को चलने देने का आग्रह किया और सदस्यों से अपने सभी मुद्दे शून्यकाल में उठाने की बात कही। लेकिन उसके बाद भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके चलते उपसभापति हरिवंश ने उच्च सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। तो लगातार विपक्ष का हंगामा जारी और सदन की कार्यवाही बाधित हुई। बात करें लोकसभा की, तो मॉनसून सत्र के 13वें दिन आज लोकसभा में विपक्ष का गतिरोध बरकरार रहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष के हंगामे के चलते सदन को 2 बार स्थगित किया। पहले सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित की गई। 12 बजे कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। इसके चलते एक बार फिर लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। तो लोकसभा की कार्यवाही भी स्थगित यहां पर हुई। और इससे पहले जापान के हिरोशिमा में परमाणु बम गिराने के 80 वर्ष होने पर आज लोकसभा में 2 मिनट का मौन रखा गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में हिरोशिमा पर परमाणु हमले की 80वीं बरसी पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त दुनिया के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। माननीय सदस्यगण, आज जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने से हुई त्रासदी के 80 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त कराने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है तथा परमाणु हथियारों के उन्मूलन तथा वैश्विक शांति और सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने का संकल्प लेती है। और अब बात करते हैं RBI की। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है और इसे 5.5% पर बरकरार रखा है। मौद्रिक नीति समिति ने ब्याज दरों को यथावत बनाए रखने का निर्णय लिया है। केंद्रीय बैंक ने मौजूदा आर्थिक हालात और अनिश्चितताओं को देखते हुए रेपो रेट को 5.5% पर स्थिर बनाए रखने का ऐलान किया। मौद्रिक नीति की 3 दिन की बैठक के बाद आज RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने MPC की बैठक में लिए गए निर्णयों की घोषणा की।
The current macroeconomic conditions, outlook, and the uncertainties call for continuation of the policy repo rate of 5.5% and wait for further transmission of the front-loaded rate cut to the credit markets and to the broader economy. Accordingly, the MPC unanimously voted to keep the repo rate unchanged. तो रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं। मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।